वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव अकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट करेंगे आज की एक नई पोयम, मतलब एक नया टॉपिक जिसमें हमने पोयम को रखा हुआ है और आज ही इसे खत्म भी करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी पोयम नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम ज़रूर है। एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए कि जॉन कीट्स एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे भाई। रोमांटिक वर्ड से बच्चों के अंदर रोमांटिसिज्म जाग उठता है, वो वाला रोमांटिसिज्म मत जगाना, क्योंकि यहाँ रोमांस का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। रोमांस का मतलब है रोमांस विद नेचर। रोमांस का मतलब सिर्फ, अगर हिंदी की बात करें, अगर हम रोमांस के हिंदी की बात करें बेटा, तो इसे हम हिंदी में कहते हैं रोमांच, है ना, रोमांच। अब रोमांच जब आता है तो इसके लिए एक्साइटेड वर्ड आता है। एक्साइटेड वर्ड जब आता है तो इंसान के अंदर अपनी एक एक्साइटमेंट फीलिंग आती है। एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ वही थोड़ी होता है, इसका एक्साइटेड वर्ड आया, एक्साइटमेंट आया, या फिर एंथुसियाज्म आया, ठीक है। ये जो है आपका रोमांच वर्ड के इस मीनिंग आ रही है, जबकि रोमांच वर्ड रोमांस का हिंदी है, ठीक है। तो रोमांस का मतलब वही नहीं होता जो आप सोच रहे हो। रोमांस का मतलब होता है अच्छी फीलिंग से, रोमांस का मतलब होता है लव से। एंड इफ यू हैव ओनली लव फॉर गर्ल्स, सो दिस इज नॉट सो। ऐसा है नहीं कि हम सिर्फ लड़कियों से प्यार करें। प्यार सिर्फ लड़की से ना होकर के प्यार बहुत सी चीजों से हो सकता है। सबसे पहले लड़की नहीं आई थी बेटा, नेचर बनाया गया था। तो यहाँ पर जॉन कीट्स ने इस पोएम के अंदर नेचुरल ब्यूटी को बताने की, उसके इंपॉर्टेंस को, उसकी वैल्यू को बताने की कोशिश करी है। अगर आप चाहेंगे सो यू कैन enjoy these natural items, and when we go into the lap of nature, तो हम एक अनंत प्रकार का eternal kind of satisfaction, है ना, हमारे हार्ट को एक सुकून से प्राप्त होता है। उस सुकून को प्राप्त करने के लिए जो इंसान इस दुनिया में भ्रम में पैदा होकर के इधर उधर भटकता है, सोचता है कि पैसे से सुकून आ जाए, मोबाइल से सुकून आ जाए, गाड़ी, शान शौकत, बंगला, गाड़ी, इन सब से सुकून आ जाए, तो ये सारी चीजें नहीं, ये मटीरियलिस्टिक चीजें जो कि इंसानों ने बनाई है। नेचर ने जो बनाया है वो अनमोल है, जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अनमोल, मतलब प्रीशियस है ना, इतनी ज्यादा बहुमूल्य है कि उसकी कीमत भी दुनिया नहीं चुका सकती। कोई भी इंसान पे इतना पैसा नहीं जो नेचुरल चीजों की। कोई भी इंसान पहाड़ को खरीद नहीं सकता, है ना, और पहाड़ को खरीद भी लेगा तो बना नहीं सकता। पहाड़ बना के दिखा दे कोई, तो नेचुरल चीजें, कोई नदियों के पानी बना के दिखा दे। ये वो खूबसूरती हैं जिनके इंपॉर्टेंस को हम समझते नहीं, और इसी वजह से हम नेचर को अवॉइड और मतलब इग्नोर करते चले आ रहे हैं। तो जॉन कीट्स यहाँ पर एक अर्ज कहते हैं, एंड ही अर्जेस अस टू मूव टुवर्ड्स नेचर एंड इट्स ब्यूटी, ताकि हम उस ब्यूटी को एंजॉय कर सकें और एक्सपीरियंस कर सकें, एक ट्रेमेंडस फीलिंग को। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अबाउट द पोएम पढ़ लें, अबाउट द पोएट पढ़ लेते हैं कि पोएट कौन है। जॉन कीट्स हैं, ये एक रोमांटिक पोएट थे। बहुत ही छोटी सी उम्र में ये स्वर्गवासी हो गए। अब स्वर्गवासी हुए कि नर्कवासी हुए तो ये जाने, फिलहाल हम लोग यही कहेंगे कि स्वर्गवासी हो गए। यहाँ पर हमने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज करी जिसका नाम इफेमिज्म है। इफेमिज्म का मतलब ऐसे हार्श शब्दों को प्रयोग करना, हार्श शब्दों की जगह एक सॉफ्ट शब्दों का यूज करना जहां पर बात बुरी नहीं लगे। बस स्वर्गवासी हो गए मतलब इस दुनिया से मर गए नहीं कहना, हमने उचित समझा, हमने कहा स्वर्गवासी हो गए या वो इस दुनिया से प्रवास कर गए, है ना। तो जॉन कीट्स जो है अराउंड 1795 में पैदा हुए और 1821 में, हमें याद है अच्छी तरीके से क्योंकि उनको हमने कायदे से पढ़ा हुआ है, अपने रोमांटिक जो एज थी, इंग्लिश लिटरेचर की एक रोमांटिक एज थी, जैसे विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रोमांटिक एज, ये कुछ एजेस हैं जिसका मतलब कालक्रम। तो कालक्रम का मतलब कार्यक्रम नहीं कह रहे बेटा, कालक्रम। तो इंग्लिश लिटरेचर भी डेवलप हुआ, जैसे हिंदी लिटरेचर डेवलप हुआ। आपने कालिदास, तुलसीदास और रहीम या कबीर, इनके सबके नाम सुने होंगे। तो ये अलग अलग कालक्रम में आए, है ना। उसी तरह आदिकाल, भक्तिकाल, है ना, इस तरह से। उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर के भी कई डिवीजन, कई सेक्शन रहे। तो जिसमें हमारा एक बहुत फेमस एक सेक्शन था एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट या ड्रामेटिस्ट रहे हैं विलियम शेक्सपियर। उसके बाद बहुत से एज आए, जैसे कि हम मान ले जो है रोमांटिक एज आया, उसके बाद फिर एक विक्टोरियन एज आया, है ना। मॉडर्न इंग्लिश अलग है, एंशिएंट इंग्लिश अलग है। तो इंग्लिश में भी कई सेक्शन है। तो एक सेक्शन था, एक पीरियड था रोमांटिक एज, जो कि माना जाता था कि 1798 से लेकर के 1837 तक रहा। ये ऑथेंटिक डेट है। इस पीरियड को हमने रोमांटिक एज का नाम दिया और इसी पीरियड में ये जन्मे थे। इसी पीरियड का मतलब 1795 में इनकी वो बर्थ हुई थी, इन द ईयर 1975। और ये खत्म कब हो गए थे? इसी पीरियड के दौरान ही खत्म हो गए थे और बहुत ही पहले 1821 में इनकी डेथ हो गई थी, चले गए। तो इतनी छोटी सी उम्र में 26, इवन ही वाज 3 इयर्स
यंगर देन आई, हमसे भी लगभग 3 साल छोटे बेचारा, और वर्ल्ड फेमस ही हो गए, जॉन कीट्स, बहुत ही फेमस नाम है इंग्लिश वर्ड में जॉन कीट्स का। तो एक रोमांटिक पोएट, ये सेकंड जनरेशन के पोएट थे। रोमांटिक पोएट दो तरह के माने जाते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन, एक सेकंड जनरेशन, बहरहाल उसके ऊपर नहीं जाएंगे। इन्हीं के साथ एक और नाम आता है, कभी कभार आपने शायद 11th 10th में कहीं पर एक पोयम या कोई पोएट का नाम सुना हो जिसका नाम है पीबी शैले। तो पीबी शैले जो है वो इनके ही कंटेम्प्रेरी पोएट थे, जो इन्हीं के साथ, इनके दोस्त भी थे और इनके साथ लिखा करते थे। इन्होंने बहुत से रोमांटिक के ऊपर, रोमांटिक थीम के ऊपर पोएम लिखी। रोमांटिक थीम का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेचर, नेचर से रिलेट करते हुए इन्होंने कई पोएम लिखी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जो मेरी बकवास थी। तो जॉन कीट्स वाज बोर्न इन लंदन इन द ईयर 1795 एंड डाइड इन रोम इन 1821 एट द यंग एज ऑफ 25 ड्यू टू इलनेस। बीमारी की वजह से, यहाँ इलनेस कौन सी थी बीमारी वो भी हम आपको बता दें, ट्यूबरक्लोसिस माना जाता है इनको हुई थी, यहाँ नहीं लिखा है टीबी। उस टाइम तक शायद इलाज नहीं था टीबी का, इसलिए ये खत्म हो गए। ही इज अ रोमांटिक पोएट एंड हिज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजरी। अब यहाँ पर सेंसुअल इमेजरी है। सेंसुअल का मतलब बहुत से लोग अब उसको कहीं और ले जाएंगे, है ना, वहां हम नहीं ले जाना जहां आप सोच रहे हैं। सेंसुअल का मतलब होता है द फीलिंग दैट वी ऑब्जर्व थ्रू अवर सेंसेस। हमारे पास नेचुरली या फंडामेंटली 5 सेंसेस कहे जाते हैं, है ना, सबके पास होते हैं, हो सकता है किसी पर 6वां हो 7वां हो, मैं नहीं पता। 5 सेंसेस हैं, जैसे स्किन है, नोज है, ईयर है ना, आईज है, और क्या होता है, टंग है। तो ये 5 सेंसेस के थ्रू हम चीजों को टच करते हैं, फील करते हैं, और इनके ही थ्रू जो है जब हमें इनका यूज करके कोई चीज हमें पता चलती है, कोई चीज आसपास है, तो हम एक इमेज बनाते हैं। इमेज का मतलब पिक्चर हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि यार ऐसा, जैसे कि मुर्गा उर्गा बन रहा हो, है ना, चिकन बन रहा हो, महक आ जाए नाक में, आए बाबा लगा चिकन का ही बना था। कैसे हमने इमेज बना ली चिकन की? क्योंकि हमने सेंसेस से उसे ऑब्जर्व किया एंड देन वी क्रिएट अ पिक्चर, वी क्रिएट एन इमेज। तो उसे यहां पर इन्होंने कहा, इनकी ज्यादातर पोएम में एक कैरेक्टराइज जो करी गई है, जो कैरेक्टर्स है, ये जो पोएम्स की लाइनें हैं, उसके अंदर एक सेंसुअल इमेजरी आपको देखने को मिलेगी। सेंसेस के थ्रू जो है आप इनकी पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप पोएम को पढ़ रहे होंगे तो यू विल गो टू द प्लेस वेयर द पोएम इज सेट और द सेटिंग ऑफ द पोएम, है ना, जहां पर पोएम की सेटिंग है वहां पर आप पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाएगी। In his most popular work, which is a series of odes. Odes एक kind of poem होती है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, kind of poem। तो poem के कई kinds होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बैलेड, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बैलेड भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, और फोकलोर कहा जाता है इसे। या सोनेट सुना होगा, एलेजी सुनी होगी, लिरिक सुना होगा, है ना। उसी तरह ओड्स होती हैं। ये कुछ पोएम्स के काइंड है, प्रकार हैं। अब प्रकार आपसे एग्जाम में नहीं पूछा था, अदरवाइज फिर आप जब ग्रेजुएशन पहुंच जाएगा देन यू विल get to know there. A lyrical poem which mean for particular subject, किसी particular subject पर लिखे जाने वाले पोएम को यहाँ पर ओड्स कहा गया है। 12 इतना काफी है। अब हम आपको बता दें थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है बेटा। इससे पहले आगे चलेंगे कि टुडे द पोएम्स आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर क्रिएशन इन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है द अबव गिवन पोएट्री इज एन एक्सर्प्ट। ये एक एक्सर्प्ट है। ये जो पोएम आपको दी गई है बेटा, ये पोएम जो है अपने आप में एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट का मतलब होता है उद्धरण, उद्धरण, ठीक है। उद्धरण का मतलब होता है बड़े सेक्शन में से किसी छोटे से सेक्शन को निकाल लेना। आपको 2 वर्ड हम आपको बता दे रहे हैं, एक तो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट, और एक होता है एक्सर्प्ट, जो कि यहां लिखा हुआ है। ये दोनों का मतलब यही होता है, बट ये जो होता है ये निकाला जाता है किसी बड़े एक लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग से, चाहे वो नोवेल के फॉर्म में हो, चाहे वो एसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में हो, किसी की बायोग्राफी के फॉर्म में, उसमें से कुछ सेक्शन निकालकर जब आपको प्रोज के सेक्शन में एक स्टडी करने को स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा ना कि ये वहां से उनकी बायोग्राफी से 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा हो, जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी से उठा करके एक चैप्टर आपको दिया गया था ना जवाहरलाल नेहरू के ऊपर 10th क्लास में, तो वो एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। और बाकी हमने क्या लिख दिया? एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट, ठीक, एक्सट्रैक्ट, ठीक, ये एक्सट्रैक्ट है। तो और बाकी जब पोएम बड़ी लॉन्ग नेटिव पोएम हो, उस पोएम में से कोई 2, 4, 10 लाइनें आपको पोएम के तौर पे दे दी जाए तो उसे हम एक्सर्प्ट कहते हैं। हालांकि आप दोनों को सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है, दोनों का सेम मतलब होता है। तो अब आपको बता दें समरी ऑफ द, अगर पोएम की बात करें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो सबसे पहले तो आप ये बता दें अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस इज द फर्स्ट फ्रेज। ये एक बिगिनिंग फ्रेज है पोएम का। एक पोएम थी, उन्होंने लिखा था जिसका नाम था एंडीमियन, जिसका नाम था एंडीमियन,
ठीक है। एंडीमियन एक बहुत लंबी सी पोएम लिखी थी, रोमांटिक पोएम लिखी थी, एक लॉन्ग रोमांटिक पोएम थी। उस पोएम में से कुछ 10-15 लाइनें आपको यहाँ पर पढ़ने को दी गई, इसलिए एक्सेप्ट बोला था। ये लव मेकिंग के ऊपर बेस करी थी, लव के ऊपर ये बेस करती है, प्यार मोहब्बत इश्क के ऊपर और ट्रू लव के ऊपर है, ठीक है। बहरहाल, सो द समरी ऑफ द पोएम इज हियर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज गिवन बिलो। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a poem taken from the poem entitled Endymion। देखिए वही बात आ भी गई। एंडीमियन नाम की एक पोएम थी, अ पोएटिक रोमांस है, written by famous poet John Keats। जॉन कीट्स ने इसको लिखा था। The poet says that a beautiful thing is a source of endless joy। इसमें इस पूरी पोएम में इन्होंने ये बताया है कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो हमें कैसा जॉय देती हैं। जो ब्यूटीफुल चीजें होती, कौन इस दुनिया में है कि वो खूबसूरत चीजें नहीं चाहता? एनीवन इन द वर्ल्ड हु डजंट वांट ब्यूटीफुल आइटम्स। आइटम का मतलब वो आइटम नहीं जो आप सोच रहे हैं, आइटम का मतलब ये, मतलब चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए किसी को बड़ी सुंदर सी कार अच्छी लग गई है ना, तो वो भी एक ब्यूटीफुल आइटम कहलाया गया। यहाँ पर ब्यूटीफुल आइटम का मतलब कार से, बंगलों से और घर से या मॉल से, अच्छे एटमॉस्फेयर से नहीं है। यहाँ पर ब्यूटीफुल आइटम्स का मतलब है द आइटम्स, द ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन गिफ्टेड टू ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, इन शॉर्ट बाय गॉड। भगवान के द्वारा जो चीजें हमको दी गई हैं, खुदा ने जो हमको नेमतें प्रदान करी, नेमतें जो हमको दी हुई हैं, उसके बारे में जॉन कीट्स ने हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी है यहाँ। तो इस बात को ध्यान समझे कि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो नेचुरल चीजों के बारे में बात कर रहा है। एंड दीज नेचुरल आइटम्स, दीज नेचुरल गिफ्ट्स गिव अस एंडलेस जॉय। ये वो जॉय होता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता, एंड नहीं होता। जैसे आपको किसी चीज से प्यार हो गया दुनिया में, आपने वो पा लिया, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट योर अट्रैक्शन इज गेटिंग लोअर, है ना, या लेस। आपका जो अट्रैक्शन है उसकी तरफ से कम हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, आपका दूसरा एग्जांपल हम वही देंगे। सपोज कि किसी से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत प्यार हुआ, शादी हो गई, फिर वो अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स गेट लोअर। टाइम के साथ जो है वो लोअर होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। चाहे ह्यूमन ब्यूटी हो, स्पेशली गर्ल्स की ब्यूटी हो, वो समय के साथ खत्म हो जाएगी। तो आपका जो प्यार है, आपका जो जॉय, आपका जो आनंद था उससे मिलने वाला, वो भी खत्म होता चला जाएगा, वो फीलिंग नहीं रहेगी। लेकिन 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 अगर आप नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात करें, सपोज करिए वो विशालकाय पहाड़ जो हिमालय आज भी सदियों से, हजारों सालों से वैसे ही बना हुआ है, आप हर 2 साल, 1 साल, 6 महीने के बाद जाइए, दिस विल गिव द सेम फीलिंग, इंथुजियाज्म, जॉय। वो आपको वही इंथुजियाज्म फीलिंग देगा जैसा कि 6 महीने पहले दिया था, 1 साल पहले दिया था, 5 साल पहले दिया था, 10 साल पहले दिया था। क्योंकि नेचुरल आइटम, बिकॉज द नेचुरल आइटम नेवर फेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ वो फेड अप नहीं होते, थकते नहीं है, खराब नहीं होते, उदासीन नहीं होते, मुरझाते नहीं है। समझ रहे हो? वो हवाएं, आज ठंडी हवा चली और कल जब ठंडी हवा चलेगी तो आप बोर हो जाएंगे। जरा सोचने वाली बात है। आप हम छोटी छोटी पे ट्रिवियल आइटम्स को लेते हैं, ट्रिवियल नहीं है तो ग्रेट इंपॉर्टेंस के, जैसे कि पानी है। पानी से कभी कोई उबा है? आप ही बताएं, पानी से कोई उबेगा? अत्यधिक प्यास लगने पर आखिरकार आपके पास खूब पानी हो, खूब पैसा हो, खूब पानी हो, खूब पैसा हो, लेकिन अगर वो पानी कुछ देर के लिए आपसे छीन लिया जाए, उम्र के किसी भी पड़ाव पर 2 दिन के लिए आपसे पानी छीन लिया जाए, सारा पैसा बेकार हो जाएगा। क्योंकि पैसा मटेरियलिस्टिक चीज है। अगर पानी ना मिला ना उस पैसे से, सारा पैसे में आग लगा देंगे एक गिलास पानी पीने के लिए। समझ रहे हो? एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल आइटम। कितनी खूबसूरत चीज है। खूबसूरत का मतलब यहाँ पानी से नहीं लिया हमने, सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल चीज बताई अपनी तरफ से। ये जॉन कीट्स ने इस पोएम में नहीं कहा। तो नेचुरल आइटम में अपने आप में बहुत ही सुंदरता होती है जिसे समझना चाहिए। तो जॉन कीट्स ने इसी पर फोकस किया। द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग, कि हर एक खूबसूरत चीज जो है एक सोर्स होती है, वो भी एंडलेस जॉय का सोर्स होती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। इट गिव्स इटर्नल जॉय, एंटरटेनमेंट, प्लीजर एंड इट हैज इटर्नल ब्यूटी। इसके अंदर एक इटर्नल ब्यूटी होती है, अनंत काल तक चलने वाली। ट्रिवियल हो, कोई चीज छोटी सी हो, अरे यार क्या है भाई, मक्खी मरना उड़ना है क्या तुमको? विच नेवर फेड्स अवे, जो कि खराब नहीं होती है ना। देखो वही चीज हो गई, विच नेवर फेड्स अप। अ ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ शेडी शेल्टर। जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो शेडी शेल्टर के समान होती हैं,
तेज तपती हुई धूप में जिस तरह से हमें पेड़ छाया प्रदान करते हैं, इन द सेम वे द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गिव्स अस दैट प्लीजर, उसी प्लीजर को प्रदान करते हैं ये ब्यूटीफुल चीजें, व्हिच गिव्स अस स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो एक अच्छी नींद प्रदान करता है। वो नींद कितनी खूबसूरत होती है ना, जो एक रिक्शे वाला जो है रात में सो जाता है एक छोटे से रिक्शे पर, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं ये। नींद आप पैसों से खरीद नहीं सकते, नींद भी एक नेचुरल चीज है। तो अब आप सोचिए उस छायादार पेड़ के नीचे गांव के लोग जब सोते हैं कितने मदमस्त हवा में सोते हैं, लेकिन एसी के अंदर गद्दे में सोने वाला इंसान बोर हो जाता है एसी के अंदर सोने से। सच में 1 साल लगातार आप सो के देख लीजिए, पता चल जाएगा कितना भी मुलायम गद्दा क्यों ना, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों का इंपॉर्टेंस जो है हमारे माइंड पर बना ही रहता है। हमें और चाहिए होता है, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, क्योंकि हमारे अंदर आकांक्षाएं इतनी ज्यादा है कि इस धरती पर हमारी आकांक्षाओं को, हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप नेचुरल ब्यूटी पर जाते हैं, नेचर की गोद में जाते हैं, तो नेचर के पास इतना सब कुछ है कि आपको सेटिस्फाई कर सकती है, आपके मन को सेटिस्फाई कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान देना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। इन दिस वे shady shelter which gives us a sleep full of sweet dream, good health and relaxation, जो आराम हमें एक छायादार पेड़ देता है वो आराम हमें कोई नहीं दे सकता। इसीलिए पेड़ को कहा जाता है लगाओ, पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बात करें अगर हम, है ना, ब्यूटीफुल चीज है। अब ब्यूटीफुल चीज कैसा है अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। Our attachment to the earthly things are like a flowery breath, हमारा जो अटैचमेंट है सांसारिक चीजों से जैसे कैसा फ्लावरी ब्रेड है। पर डे हम जैसे फ्लावर को जो माला बनाते हैं, फ्लावरी रेड, रेड का मतलब होता है माला, फ्लावरी रेड बनाते हैं। दे आर ट्रैप्स व्हिच बाइंड अस, ये हमें ट्रैप करता है उसे बांधने के लिए। एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स कीप्स अस अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस, जो हमारा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हमें इटर्नल हैप्पीनेस से दूर रखता है। लेकिन फिर भी पर डे हम एक नई शुरुआत करते हैं, पर डे रात में खाते हैं, दिन में नाश्ता करते हैं, दिन में खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हुए एक डेली रूटीन हम अपना जीवन जीते। तो यहाँ कह रहा है कि दे आर ट्रैप्स, ये जो हम बनाते हैं ना फ्लावरी ब्रेड, इसको ट्रैप्स बताया गया है। दे आर ट्रैप्स व्हिच बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो हमें सांसारिक वस्तुओं से बांधने का काम करता है। एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस। द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी, ये दुनिया पूरी भरी हुई है किस चीजों से? नफरतों से, लालच से, नकारात्मकता से या नकारात्मक सोच से। अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से द ग्लूम एंड सैडनेस कॉज्ड बाय दिस नेगेटिविटी फिट्स अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। ये जो नेगेटिविटी है हमारे माइंड में, सांसारिक नेगेटिविटी या सांसारिक जो नकारात्मकता है, नकारात्मक पीपल, नकारात्मक विचार, फीलिंग, इमोशंस जो हमारे नेगेटिव होते हैं, इसको कैसे हटाया जा सकता है? फेड्स अवे, इसको भगाया कैसे जा सकता है? इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? द पॉजिटिव वाइब्स, जो पॉजिटिव सोच होती हैं ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत चीजें हैं उनकी गोद में चले जाइए। अब ये नहीं डायरेक्ट गोद में पहुंच जाना, हाँ समझ रहे हो, गोद का मतलब ये कि मतलब हाँ उसके पास चले जाइए। दैट सराउंड अस, जो हमें चारों तरफ से घेरती है। द पोएट लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, इसमें इस पोएम में कुछ चीजें हैं जो लिस्ट आउट करता है वो। दैट सराउंड अस as the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder। एक कहावत है, कही जाती है कि जो खूबसूरती है, ब्यूटी lies in the eyes of the beholder, वो देखने वालों की आंखों में है। आप चाहें तो खूबसूरती एक चींटी के चलने में भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो आपके लिए ये पहाड़ भी कुछ नहीं है। लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, बिहोल्डर का मतलब होता है देखने वाला व्यक्ति, बिहोल्डर जो देख रहा है। ही सेज, बिहोल्ड का मतलब देखना, बिहोल्डर का मतलब देखने वाला। ही सेज दैट द न्यूमरस क्रिएशन ऑफ गॉड लाइक द सन व्हिच गिव्स अस एनर्जी, बहुत से क्रिएशंस भगवान ने बनाए हुए हैं। भगवान ने जैसे सन बनाया है, विच गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है। बिना सन के देखते एडिसन कितने बल्ब बना लेते है ना। अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दुनिया के हर एक सोर्स ऑफ एनर्जी का अल्टीमेटली सोर्स क्या है? दैट इज द सन ओनली, सिर्फ सन ही है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। विदाउट सन दिस वर्ल्ड वाज इन यूजलेस, बिना सन के ये दुनिया यूजलेस थी। द मून्स ब्यूटी, जो चंद्र की सुंदरता हो, तो ये जो चांद की सुंदरता, कहते हैं ना 14वीं का चांद हो। अब 14वीं का चांद क्यों लाया जा रहा है? बिकॉज जो प्यार करता है तो वही चांद को बड़ी आकर्षित नजरों से देखता होगा। जो किसी को सच्चा प्यार करता होगा वही चांद से मिलाता होगा। आम आदमी कहे चांद है तो का है, तो का चांद है तो चांद है,
हर व्यक्ति 14वीं का चांद नहीं कहता होगा। तो लेकिन वो व्यक्ति क्यों कह रहा है? क्योंकि वो दिल से दिखता है अपनी प्रेमिका को। भाई चांद से उस प्रेमिका के चेहरे को क्यों मिलाया जा रहा है? क्यों? आखिर कोई लॉजिक है? इज एन एनी लॉजिक बिटवीन द कंपैरिजन? उस कंपैरिजन में कोई लॉजिक नहीं। बट दिस इज द इमोशन। इमोशन नीड्स नो लॉजिक। इमोशंस में लॉजिक नहीं चलते, रीजन नहीं चलते, तर्क नहीं चलते, है ना? हाँ, वही मून्स ब्यूटी। द ट्रीज विच गिव अस शेड, जो ट्रीज बनाए बड़े अच्छे अच्छे लंबे लंबे छायादार पेड़ बनाए, आर द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस। द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप, अलग अलग तरह के जानवर पैदा किए, दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली, हमारे इस धरती को पूरा लाइवली बनाया। जिस तरह से अगर आपको शायद याद हो, जब वो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो उस समय भी जो व्यक्ति मनुष्य था वो उनकी बनाई हुई क्रिएशन को ऐसे इग्नोर करते हुए पास ऑन हो जाता था, पासर्स बाई। जब उस पर ध्यान नहीं दिए तो ब्रह्मा बड़े परेशान। तो ब्रह्मा की सोच को देखते हुए मां सरस्वती आती हैं, पधारती हैं कि स्वामी आप इतने निराश और हताश क्यों? आपने तो इतने बड़ी सृष्टि का निर्माण कर लिया। तो ब्रह्मा कहते हैं, देवी मेरे द्वारा बनाए गए मनुष्य मेरे द्वारा बनाई गई इन प्राकृतिक सुंदरताओं की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी इसका मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी भी यहां भूल गए हम, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं लग रहा है। तब उस पर सरस्वती जी बोलती है, सरस्वती कहती हैं, स्वामी क्या मैं आपकी इसमें कुछ सहायता कर सकती हूँ? तो ब्रह्मा मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं, देवी आप इसमें क्या सहायता कर सकती हैं? तब उन्होंने एक और खूबसूरत चीज दी, दैट इज कॉल्ड धुन, रिदम, म्यूजिक। विदाउट म्यूजिक ये वर्ल्ड, बिना म्यूजिक के भाई पहले सृष्टि निर्माण कर दिया, लेकिन म्यूजिक नहीं थी इस दुनिया में, आवाज नहीं थी। मतलब जो आवाज हम चाहे मुंह से बोलते हो, कोई भी साउंड, देयर वाज नो साउंड इन द वर्ल्ड व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। ब्रह्मा ने इस दुनिया को जब बनाया तो उस टाइम पर कोई भी साउंड नहीं था, ऐसा माना जाता है। भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में माना जाता है ऐसा, साउंड नहीं था तो साउंड दिया। अब उस साउंड को देखो किस तरह के साउंड, कभी चिड़ियों के साउंड, है ना, कभी गायों के साउंड, कभी शेरों की दहाड़े, कभी आसमान से गर्जन, कभी मनुष्य की चिल्लाहट, कभी मनुष्य की आवाज, कभी लता मंगेशकर जैसे सिंगर, तो कभी बादशाह जैसे सिंगर, कभी रफी जैसे सिंगर। अब वो म्यूजिक या धुन जो आवाज आ गई इस दुनिया में, सबसे कंपैरिजन, अगर ये आवाज ना होती, सोचिए कितना अजीब होती ना, कितनी अजीब होती दुनिया। इसलिए आवाज दी, एक सुंदरता और दी। आज हम किसी भी वर्ड्स को या किसी भी जैसे सिचुएशन को गानों से कनेक्ट करके तब हम इमोशनल होते हैं। अगर ये गाने या म्यूजिक ना होती तो शायद हमारे अंदर इमोशनल जो है फीलिंग उतनी इमर्ज ना हो पाती। एम आई राइट? आई होप यहां पर थोड़ा बहुत हम सही हैं, क्योंकि जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है बेटा, तभी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आती है। हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उस दिन सुनते हो इसलिए आ करते रहते हो। क्यों? Because the music connects us to the emotion. Music emotion से connect कर रही है, तो म्यूजिक बड़ी जरूरी होती है लाइफ में। This is also a more beautiful thing. इस दुनिया में और एक ब्यूटीफुल चीज है, वो है हमारी म्यूजिक, जो कि सरस्वती जी ने इस संसार को प्रदान करी। And the pretty flowers like daffodils, और उतने खूबसूरत फ्लावर जैसे अब रोज क्या है, अगर आप करीब से देखेंगे फ्लावर्स कुछ नहीं है, पत्तियां हैं, उसको मसल के देखो, कचूमर निकल गई, पल्प निकली, लेकिन दूर से देखोगे उस नजारे को, मन में एक अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी, रोमांटिसिज्म जागेगा। अब रोमांटिसिज्म का मतलब वो भी हो सकता है, रोमांटिसिज्म का मतलब ये अच्छा लगना, अंतर आत्मा संतुष्टि, दिस इज कॉल्ड द रोमांटिसिज्म अकॉर्डिंग टू मी। अंतर आत्मा अगर आपकी अच्छी है तो इसका मतलब आप खुश हैं, इसका मतलब आपके अंदर रोमांस है, आप बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग है। अगर आप नेचर की चीजों को इग्नोर करते हुए बंगले के अंदर के फूलों को, आर्टिफिशियल चीजों में खुश रहते हैं, यू आर नो लॉन्गर ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाए जा सकते, ध्यान रहे। सो फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। ये फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, जैसे आपने देखा होगा आसमान से बारिश हुई तो जमीन हरी हरी हो गई। सो द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेशेस इन द हॉट समर सीजन। और जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स है, ठंडी ठंडी जो छोटे छोटे झरने हैं, नदियों के ठंडे ठंडे झरने, रिफ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन, ये हमें रिफ्रेश कर देते हैं पूरी तरीके से। उस गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पानी के झरने भी प्रदान किए भगवान ने, करें, और ठंड लगने पर सूरज जैसे एनर्जी भी प्रदान करिए। तो एक बैलेंस दिया है भगवान ने, हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ प्रिटी मस्क रोज, फॉरेस्ट जो मस्क रोज से भरे पड़े हैं, रोज होता है व्हाइट कलर का, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल साइड ऑफ द आई,
और इससे ज्यादा खूबसूरत क्या होगा भाई आंखों के लिए। ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ ब्रेव सोल्जर। और इसके अलावा ब्रेव सोल्जर की स्टोरी हम जो सुना करते हैं, कितना हमारे अंदर एक इंथुजियाज्म आता है, कितना हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है जब हम अपने फोर फादर्स जो ब्रेव पीपल थे, शहीद हो गए और मर गए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मान लीजिए भगत सिंह, जब आप भगत सिंह की कहानी किसी बच्चे को सुनाते हैं तो उसके मन में एक भावना आती है, उस भावना से उसको एक प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा ही सुंदरता कहलाती है। समझ में आया? वो प्रेरणा ही सुंदरता कहलाएगी। लेट देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल और ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, वो इंस्पायरिंग बहुत ही खूबसूरत होती हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी बेस्टोड अपॉन अस बाय गॉड। ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, खूबसूरत चीजें हैं, आर लाइक अ फाउंटेन, ये एक फाउंटेन के समान है जो आसमान से भगवान हमें पोर कर रहा है, हमको हमारे ऊपर टपका रहा है। लाइक एन इमॉर्टैलिटी बेस्टोड, इमॉर्टैलिटी का मतलब हो गया वो जो कि ना मरे, वो जो नश्वर ना हो, मतलब ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल, ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है जो कि मरेगा, एक ना एक दिन अंत होगा। इमॉर्टल का मतलब जो नश्वर, जिसका विनाश नामुमकिन है ना, इमॉर्टल, अमर जिसे आप कह सकते हैं, इमॉर्टल। ऊपर से बेस्टो का मतलब ऊपर से दिया जा रहा है, अपॉन अस बाय गॉड, दे इंस्पायर अस टू लिव एंड ऑन माउंटेन ऑन फेथ इन गुडनेस। वो हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, मेंटेन अवर फेथ इन गुडनेस, और अच्छाई में हमारे भरोसे को आगे बढ़ती है। चलिए कम टू द पोएम एक्सप्लेनेशन। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से खत्म करेंगे। ऑल थिंग्स अबाउट द पोएम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत समझ लेना है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। एक खूबसूरत चीज हमेशा जॉय प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप। जो लवलीनेस है इसकी, जो खूबसूरती है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, नथिंगनेस में नहीं जाएगी, शून्य नहीं होगी, नगण्य नहीं होगी। नगण्य एक शब्द है हिंदी का, नगण्य, ठीक है, नगण्य कभी नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। जो ब्यूटीफुल चीज है इंक्रीजेस इटर्नली, लाइफ टाइम वो इटर्नली बढ़ती चली जाती है, इटर्नली बढ़ती चली जाएगी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जो इसकी खूबसूरती, सुंदरता, इसका जॉयफुलनेस है वो बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी बेकार नहीं हो सकती, बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमें एक पावर देती है। पावर का मतलब एक शेड देती है, क्वाइटनेस का, शांति का, एंड स्लीप देती है, स्वास्थ्य भरी एक, है ना, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स देती है, मीठे मीठे सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्वाइट ब्रीदिंग, और बहुत ही अच्छी सांसें प्रदान करती है। मतलब कुल मिलाकर इट गिव्स अस प्लेजर इन शॉर्ट। नेक्स्ट पैरा है कि therefore on every morrow we are we reading, इसीलिए शायद हम हर एक दिन सुबह जब उठते हैं, मोरो का मतलब दूसरी सुबह उठना, मोरो का मतलब कल से होता है। देयर आर 2 मोरोज अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 कल होते हैं, या कल 2 होते हैं। मतलब ये आपसे पूछा जाए कल 2 होते हैं, इसकी इंग्लिश बताइए, तो आप क्या कहेंगे? कल को तो यस्टरडे भी कहते हैं, कल को तो टुमारो भी कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कल 2 होते हैं, तो आप इसको कहेंगे देयर आर 2 मोरोज। 2 मोरोज का मतलब एक साथ न लिख देना बेटा, ये 2 वाला, ये 2 नहीं है, टुमारो है ना, ये टुमारो नहीं। अगर आपसे कहा जाए तो आप लिख सकते हैं देयर आर 2 मोरोज, ये आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर दिन सुबह जो अगला सुबह होता है उसे ही मोरो कहते हैं। आर बी रेडिंग, रेडिंग का मतलब होता है माला बनाना। हम रेडिंग करते हैं, फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ, हम लोग अर्थ से जुड़ने की कोशिश करते हैं। स्पाइट ऑफ या स्पिट ऑफ डिस्पेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन, हालांकि यहां तक कि जो इनह्यूमनिटी है, इन मतलब अमानवता से भरा हुआ है पूरा संसार, दर्थ ऑफ नोबल नेचर, और ये पूरी दुनिया नोबल नेचर की कमी है पूरी दुनिया में। मतलब एक वैचारिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की कमी है, अच्छे गुण लोगों की, अच्छे गुण वाले व्यक्तियों की कमी है। दर्थ का मतलब कमी है किसकी? नोबल नेचर वाले व्यक्तियों की। नोबल का मतलब अच्छे गुण, है ना, विवेकपूर्ण गुण, सद्गुण of the gloomy days and of all the unhealthy and over darkened ways। ठीक है, इन सारी चीजों की कमी है। ये दुनिया पूरी डार्कन नेगेटिविटी से, हेट्रेस फीलिंग से भरी हुई है, और फिर भी हम अपने आप को इन चीजों से बांधने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में मेड फॉर अस सर्चिंग यस इन स्पिट ऑफ ऑल, फिर भी हमारे लिए कुछ रास्ते बनाए हैं भगवान ने। इन स्पिट ऑफ ऑल, इन सारी चीजों के बावजूद, इन सारी चीजों के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द फॉल, कुछ जो ब्यूटीफुल चीजें बनाई गई। ब्यूटीफुल चीजें क्या है? अब एक बात बताओ, कोई भी पिता अपने बच्चे की वो स्माइल जो फर्स्ट टाइम उसने दी थी, और जो बचपन में किसी का बच्चा गोल मटोल हो,
गोल मटोल हो, कि काला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जैसे हो, अम्मा अब्बा वो कभी भी अपने बच्चे की वो स्माइल नहीं भूल पाते जो बचपन में वो देता है, आज भी उसे याद रहता है। वो स्माइल उसके लिए आज भी प्लीजिंग एलिमेंट है, उस पेरेंट्स के लिए आज भी जो है प्लीजिंग एलिमेंट का काम करती है, जब वो अपने बच्चे की उस स्माइल को याद करते हैं। स्माइल तो दी थी 20 साल पहले, आज कहाँ याद है, कैसे याद है? जब याद करते हैं तो उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ जॉय फॉर एवर। यहां पर इसीलिए पहली लाइन में लिखा हुआ है, खूबसूरत चीज जॉय देती, वो भी फॉर एवर। वो ऐसा नहीं है कि वो आज हंसा है बच्चा तो कल वो हंसी खराब लगने लगेगी। तो वो ब्यूटीफुल चीज, दैट इज अ नेचुरल स्माइल, दैट इज अ नेचुरल एलिमेंट ऑफ ब्यूटी मेड फॉर अवर सर्चिंग ईयर्स इन स्पाइटफुल सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब कुछ जो ब्यूटीफुल आइटम्स हैं उनके बारे में वो हमारे फॉल को, हमारे ऊपर जो हेट्रेड, नफरतों की फीलिंग है, डिस्पोंडेंस है ना, नेगेटिव फीलिंग है, उसके पर्दे को गिरा देती है ये खूबसूरत चीजें। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंदर जो डार्क स्पिरिट्स हैं, चुड़ैले, मत समझ लेना स्पिरिट मतलब चुड़ैले, और है ना, चुड़ैल नहीं, चुड़ैल किसका सिंबल माना जाता है? नकारात्मकता का, अंधकार का, है ना, और गलतियों का, गुनाहों का, है ना, पाप का। तो ये जो इतनी नेगेटिव चीजें हैं उसको स्पिरिट कहते हैं ना। हमारे अंदर जितनी बुराइयां होती है इन सारी चीजों को वो हटा देता है। क्या? सम शेप ऑफ ब्यूटी, इसको खत्म कर देती है। सच द सन, जैसे कि यहाँ लिस्ट करा गया, जैसे सन है, द मून है, द ट्रीज ओल्ड एंड स्प्राउटिंग अ शेडी बून, है ना, ओल्ड पुराने ट्री, लंबे लंबे नए नए पौधे, नए नए, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये हमारे लिए एक शेडी बून के समान है। बून का मतलब होता है आशीर्वाद, एक आशीर्वाद, या बून का मतलब एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, एक शेडी ब्लेसिंग है। फॉर सिंपल शीप, किनके लिए? शीप के लिए भी एक शेडी ब्लेसिंग है। एंड सच आर डेफोडिल्स, और उसी तरीके से डेफोडिल्स जैसे फ्लावर पीले पीले, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, जहां पर ये क्लियर रिल्स बहती हैं। रिल्स का मतलब छोटी छोटी ठंडे पानी के झरने, उन्हें कहते हैं रिल्स। दैट फॉर द देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर में, जो कि खुद के लिए एक कवर बनाते हुए चलती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। जब हॉट सीजन आता है, गर्मियों की चिलचिलाती हुई गर्माहट हमारे शरीर पर, या इन पेड़ पौधों पर, या इन पत्तों पर, या इन जंगल के स्थानों पर पड़ती है, तो उनके बीच से ये छोटी छोटी ठंडी ठंडी पानियों की जो पानी की नदियां हैं ये बहती हैं और पूरे माहौल को ठंडा करती हैं। एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको आपको समझना पड़ेगा। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, उसके बीच में, फॉरेस्ट के बीच में, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज, उसी घने घने घनघोर जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बीच में कहीं आपको फेयर मस्क रोज भी, अच्छे अच्छे गुलाब के फूल भी दिखाई देंगे जो ब्लॉसम या ब्लूम करते रहते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड, और इसी तरह की जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब हो गया विनाश काल। विनाश काल किनका? जिनके बारे में हमने इमेजिन किया। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो हमारे फोर फादर्स चले गए इस दुनिया को बचाने के लिए, हमारे धरती को, मानवता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जिनकी जितनी कहानियां हम लोग ने दादी नानी और दादा नाना से सुनी, सपोज करिए भगत सिंह की कहानी अगर हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, वो इमोशनल फीलिंग जो हमारे अंदर इमर्ज हो रही है। सो ये इसीलिए ब्यूटीफुल माना जाता है। तो वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितने भी लवली टेल, जितने भी खूबसूरत हम लोगों ने कहानियां सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वो इस तरह का है जैसे कि एक एंडलेस फाउंटेन हो। एंडलेस का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, फाउंटेन है, इमॉर्टल ड्रिंक है। समझ रहे बेटा? इमॉर्टल ड्रिंक है ना। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, कहां से पोर हो रहा है, कहां से बहाया जा रहा है हम पर? ऊपर से, हेवन से, हेवन की छोटी छोटी नदियों से भगवान के द्वारा ये हम पर बरसाया जाता है कि ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये कहानियां, ये डेफोडिल्स, ये सन, ये मून, ये घने घने जंगल, ये सारी चीजें सब तुम्हारे लिए हैं। सो वी हैव टू कंसीडर ओवर दिस कि क्या ये ब्यूटीफुल चीजें नहीं है या है, ये भी तो समझना है बेटा। नहीं समझोगे क्या कर रहे हो भाई? मनहूस है ना। ठीक, आई होप कि आपको मजा आया होगा समझ में, और बेहतर तरीके से आपने समझने की कोशिश करी होगी। हमने जितना हो सका चिल्ला चिल्ला के समझा दिया। दोबारा वीडियो देख लेना, आदत के मुताबिक बड़ी जल्दी पढ़ा जाते हैं क्योंकि इंप्रेशन आने लगता है, फीलिंग आने लगती है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें कवर करेंगे दूसरा एक चैप्टर, पोयम होगी कि लिटरेचर में प्रोज होगा, फिर डिसाइड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश करें शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, जितने लोग देखा करो कम से कम उसके आधे लोग तो लाइक कर दिया करो, फिर नहीं तो बनाना ही बंद कर देंगे। लाइव तो खत्म ही हो गई है, रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन।